आप सभी का स्वागत है शेषू में। शेषू के आरंभ होने की परिचय कड़ी का 11वां पार्ट, जो वर्तमान टेक्नोलॉजी एंड एआई पर आधारित होगा। ध्यान रहे कि शेषू के आरंभ होने की इस परिचय कड़ी में हम अभी इस परिचय कड़ी के एआई टेक्नोलॉजी पार्ट में हम टेक्नोलॉजी, एआई और डीप टेक और इससे संबंधित जो सेंट्रिक या जो मुख्य आधार है या जो इनकी जो मूल सिद्धांत है उन पे स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। और आने वाले सत्रों में हम इनके विश्लेषण इन डेप्थ करेंगे, क्या है, क्या सिद्धांत है, कैसे काम करती है और इसका मानव जीवन पे क्या असर होगा। शेषू के बलराम के चेतना के गहरे निजी अनुभव और उनके द्वारा परिभाषित मूल विज्ञान और उनके स्वयं के टेक्नोलॉजी के अनुभव, वर्तमान तकनीक में गहरी समझ के आधार पे हम इस विषय को स्पष्ट करते हैं। जब से विद्युत का आविष्कार हुआ है या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जब से उपयोग में आई है, उससे पहले भी टेक्नोलॉजी थी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने यहाँ वैज्ञानिक शांत थे, वो कुछ करते नहीं थे। उनके जो प्रयोग या उनकी जो टेक्निक थी वह यांत्रिकी थी। यांत्रिकी में भी अभी ये जो एआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ें हैं, ये उस समय भी अपनी छोटी अवस्था में थी, जहाँ पे एक ऑप्शन का चुनाव करने पे दूसरे ऑप्शन का, दोनों में से एक सही का चुनाव हो जाता था। जो इतिहास की जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इस पर केंद्रित रहते हुए आगे बढ़ते हैं और इस सत्र को समाप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वह कंप्यूटर का रहा। जो पीसी है, इसके आने के बाद से ही जब सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रचलन बढ़ने लगा, जब सॉफ्टवेयर का प्रचलन बढ़ने लगा तो उस समय उसमें जो ऑप्शन का चुनाव करना होता था या यूज़र को कुछ निर्णय लेने होते थे कि इन दोनों में से क्या चुनना है, या कुछ ऐसे निर्णय जो मशीन स्वयं ले, ऐसा हो सकता था। इसकी संभावना थी कि कुछ ऐसे निर्णय जो शायद मशीन भी ले सकती है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए कि मशीन ये निर्णय कैसे लेगी, मानव तो निर्णय ले लेता है कि इन दोनों में से क्या करना, वो निर्णय लेता है क्योंकि मानव को उस निर्णय लेने से संबंधित पूरा डाटा होता है और सही गलत का भी उसे अनुमान रहता है, तो इससे वो निर्णय ले सकता है। लेकिन मशीन एक निर्णय कैसे लेगी, इसी के समाधान के रूप में जन्म हुआ, जिसको आज हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। आप इसे यूँ कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ब्रेन है, मशीन का ब्रेन। जो मशीन होती है इसका ये एक प्रकार का ब्रेन है, उसका ये एक मस्तिष्क है। वर्तमान में इसके आने से, इसके आने के कारण या इसके आने के बाद टेक्नोलॉजी में तो क्या हर क्षेत्र में इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इन फ्यूचर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये भी इतना तेज और तीव्र गति से इसका उपयोग और इसका विकास हो रहा है
सबसे पहले तो ये इसका जो उपयोग हुआ वो बेसिक में था, जैसे सवाल का जवाब देना, आंसर करना और तुलना करना, सब दो प्रश्नों के, मतलब बेसिक चीज़ें थी जो आपने ऑनलाइन ब्राउज़र में या उसका यूज किया होगा, जिसको चैट के रूप में डिस्कस करना, ऐसा था। लेकिन इसका जो व्यापक उपयोग है वो सभी क्षेत्रों में है। ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं रहा है जिसमें एआई का उपयोग अभी हुआ नहीं है या होगा नहीं। अगर नहीं हुआ तो इन फ्यूचर उसका उपयोग हो जाएगा। हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है। एआई में क्या होता है कि मशीन को या मशीन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है जिससे कि वो मशीन स्वयं सीखे। अब हम इसके मूल सिद्धांत को समझने का, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक मशीन के अंदर या एक मशीन में ऐसी व्यवस्था की जाए कि मशीन स्वयं सीखे और हमारे निर्णय लेने में सहायता करे या वो स्वयं ही निर्णय ले ले। यही इसका मूल सिद्धांत है। अब मशीन स्वयं कैसे सीखेगी? क्या है मशीन के पास ऐसा? तो उस मशीन के पास या उस मशीन के कनेक्टिंग में एक पूरी व्यवस्था होती है, जैसे ML मशीन लर्निंग मॉड्यूल, और उसको संचालित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऐसी लैंग्वेज पे बना होता है या उसके आधार पे बना होता है जो उसको बनाने में अधिक सुविधा दे। वर्तमान में कई प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक पाइथन, और इसमें अधिक इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ यूँ कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग भाषा इसके लिए सुलभ है या इसके लिए बेस्ट है या इसके लिए अच्छी है। इन फ्यूचर कोई और भी प्रोग्रामिंग भाषा मशीन लर्निंग के लिए विकसित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये तो बात की बात है। तो इस प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है या जिसे आप एक सॉफ्टवेयर के रूप में जान सकते, लेकिन वह मॉड्यूल उसका जो बेसिक जो उसका जो मूल कार्य होता है वो होता है सीखना। उसमें उस प्रोग्राम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह बहुत सारे डेटा का मतलब होता है कि इतना डेटा कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। पर्सनल आपके जो पास जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें स्टोर नहीं कर सकते। इतना अधिक डेटा उस प्रोग्राम, जिसको लर्निंग मॉड्यूल कहते हैं, ML मॉड्यूल होते हैं ये, उनको हम मॉड्यूल नाम से देते हैं, उनको वो डेटा दिया जाता है या उस डेटा तक उनका उस प्रोग्राम का एक्सेस होता है। फिर वो उस डेटा को सीखता है। उसको समझने का जो एक तरीका होता है वो भी डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो मॉड्यूल है ये इस डेटा से कैसे सीखेगा। तो इसके लिए डेटा ऑनलाइन पर जितनी वेबसाइटें हैं या जो आर्टिकल हैं या कंपनियों के पास और भी कोई डेटा पड़ा होता है तो वो डेटा उस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध कराया जाता है और उसको ट्रेन किया जाता है। इसके लिए इंजीनियर होते हैं जो उस मॉड्यूल को ट्रेन करते हैं, डेटा का एक्सेस देते हैं और उसको एक दिशा देते हैं कि कैसे इसको ट्रेन किया जाए। जो भी है वो उसको ट्रेन करने में उस मशीन की हेल्प करते हैं और वो उसको चेक भी करते रहते हैं कि ये सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है और ये अनैतिक तो नहीं है, इसकी भी वो जांच करते हैं। तो ये जो अनैतिकता, ये जो नैतिकता की जो ये कॉन्सेप्ट है कि मशीन सीख जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि
डेटा के आधार पे निर्णय लेना मशीन के लिए कोई बड़ी समस्या या कोई बड़ी बात नहीं है। मशीन डेटा के आधार पे निर्णय ले सकती है, लेकिन इसमें एक बात आती है कि उसका नैतिक और अनैतिक होना। क्योंकि जब मशीन सीख रही है तो वो उस पर उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो सीमित होता है। पूरा नियंत्रण अगर उस पर अगर रखेंगे तो वो मशीन सही तरीके से वास्तविक रिजल्ट के नज़दीक नहीं होगी। लेकिन जो नैतिकता की बात है, ये जो एआई डेवलपर है, जो कंपनी है जो उसको डेवलप करती है, ये उसका दायित्व रहता है कि वो नैतिकता के दायरे में उसका रिजल्ट हो उस एआई का। लेकिन नैतिकता का ये संबंध कॉन्शियसनेस से है। जो अपनी जो चेतना होती है, वो चेतना ही गहराई से अनुभव करती है चीज़ों को। मशीन कभी भी चीज़ों को अनुभव नहीं कर सकती। मशीन के लिए एक सिर्फ डेटा है, और जितना जो उसमें प्रोग्राम फीड है वो उसके अनुसार रेस्पॉन्स करेगी। उसमें फीलिंग का कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये जो नैतिकता वाला कॉन्सेप्ट है ये हमेशा बना रहेगा। इसके लिए भी अगर एआई के ऊपर कंट्रोलेड एआई का, अगर इसके ऊपर लेयर टू लेयर अगर एक सुविधा होती है, एक सिस्टम होता है जिसको लेयर टू लेयर इसके ऊपर निगरानी भी रखी जाती है कि ये कैसे काम करे। तो इस प्रकार ये ट्रेन होती है, और ट्रेन होने के बाद ये उसका उस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। जब मॉड्यूल ट्रेन हो जाते हैं तो उनका अलग अलग क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाता है, और ये मॉडल अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए उसका मॉड्यूल अलग तरीके से ट्रेन होता है। उसका जो डेटा होता है ट्रेनिंग का, वो भी डेटा अलग होता है। जैसे उसमें अधिकांश जो डेटा होता है वो ट्रैफिक डेटा होता है। ट्रैफिक डेटा में जो मैप है, रोड की साइज़ क्या है, ट्रैफिक कितना रहता है, क्या रहता है, और अन्य जो व्हीकल हैं उनकी इन्फॉर्मेशन बिना लेबलिंग के, और जो जितने दूसरे व्हीकल हैं उनकी क्या मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, कम से कम उनकी स्पीड क्या रहती है, लोगों का कैसे ड्राइविंग करते हैं, उनका जो बिहेवियर पैटर्न जो है वो है। तो इस प्रकार डेटा सेट होते हैं, बहुत सारे डेटा सेट होते हैं, एक नहीं बहुत सारे डेटा सेट होते हैं। उससे वो मशीन ट्रेन होती है। उसका जो लर्निंग मॉड्यूल है, एमएल मशीन लर्निंग कहते हैं, वो ट्रेन होता है। ठीक है, तो वो ट्रेन होने के बाद उसका टेस्टिंग होता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार के अलावा रोबोटिक्स में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो रहा है, अभी स्टार्टिंग फेज में है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे एआई का या मशीन लर्निंग मॉड्यूल का उपयोग हो रहा है। मशीन लर्निंग मॉड्यूल और एआई थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूरी तरह रेडी होती है उपयोग के लिए, या इसका जो मेन पर्पस होता है वह होता है एक समझ, जो मशीनी समझ होती है। और एमएल मशीन लर्निंग मॉड्यूल वो मशीन जो सीखती है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही पर्पज से समझ सकते हो। अब हम एक ऐसे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि एआई की विकास और उपयोग
का परिणाम फ्यूचर में क्या होगा, आने वाला जो भविष्य है उस पे इसका क्या असर पड़ेगा और क्या मुश्किलें आएगी और क्या उनका समाधान होगा। अब टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह नियंत्रण करना संभव भी नहीं होता है, और बाकी टेक्नोलॉजी से जो टेक्नोलॉजी के जो टाइप होते हैं या एआई और ये जो एमएल है, मशीन लर्निंग, इसको हम एआई के रूप में समझते हुए एआई टेक्नोलॉजी को जो गति प्रदान होगी, क्वांटम कंप्यूटर या ऐसी मशीन जो तेज गति से गणना कर सके, उसका विकास होता है। और इधर एआई का विकास बढ़ रहा है। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे का अगर सहयोग समझते हुए अगर हम भविष्य की कल्पना करें तो एआई इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वह डेटा को अधिक सटीकता के साथ विश्लेषण कर पाए और वो निर्णय ले सके। ऐसा संभव है। और टेक्नोलॉजी और मानव जीवन शैली पर इसका व्यापक और गहरा असर पड़ेगा या पड़ सकता है। और इसका जो सबसे अधिक जो इसका जो असर पड़ेगा वह हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला है, सभी जगह जो मानव से जो कार्य होते थे या जिन कार्यों में मानवीय सहयोग या वहाँ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, वहाँ पर एआई का हेल्प लिया जाएगा। सिर्फ हेल्प लिया जाएगा या उसका हेल्प होगा, उनकी हेल्प से वो कार्य पूरे होंगे जो काम मैन्युअली होते थे, जिसमें ज़्यादा समझ की आवश्यकता नहीं होती थी। तो एक तो जो सुविधा का जो स्तर है वह पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा। जैसे एक घर के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम है या जो बाकी जो डिवाइस है, अगर वो एआई कनेक्टेड पूरी तरह है तो लाइट का ऑन ऑफ होना, गेट का खुलना या ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटेड हो जाएंगे। व्यक्ति को खुद करने की आवश्यकता नहीं है, एआई को पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटेड हो जाए। यानी ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को आप ऑटोमेटेड वर्ल्ड कह सकते हैं, जो मैन्युअली कार्य, जहाँ पे छोटे छोटे निर्णय लेने होते, बड़ा निर्णय नहीं, छोटे छोटे निर्णय ले सकते जो आपकी रहने सहने की जीवन शैली के संबंधित में हो, तो वो निर्णय लेना एआई का काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि होगा ही, हो सकता है। और इसके अलावा सभी क्षेत्रों में इंसान की जो भूमिका रहती है छोटे छोटे निर्णय लेने में या बेसिक चीज़ों में, वो भूमिका थोड़ी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि भूमिका पूरी तरह कम हो जाएगी, भूमिका थोड़ी कम हो जाएगी। इससे इंसान के पास अपने जीवन में, यहाँ ये जो जीवन का ये जो समय है, इसका अच्छा और बेस्ट उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा जो पहलू है
वह मानव चेतना के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। जो मनुष्य की जो चेतना है, जो मानव चेतना है, उसके ऊपर असर क्या पड़ेगा। मानव चेतना को भी एक व्यवस्था दी गई है इस दुनिया को अनुभव करने के लिए नेचर द्वारा, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। और टेक्नोलॉजी द्वारा अगर एक और व्यवस्था दी जाए जो मानव द्वारा कंट्रोलेट हो, तो ये दोनों एक प्रकार के अनुभव है। एक अनुभव जो नेचर दे रही है, जो रियल है, जो रियलिस्टिक है, जिसको आप फील कर सकते हो, चेतना फील करती हो। दूसरा एक ऐसा अनुभव जो वास्तव में नहीं है, जो मानव द्वारा बनाया गया अनुभव है, और उस अनुभव में कुछ अप्राकृतिक या ऐसा अनुभव हो जो अगर सीधे अर्थों में देखा जाए तो वो अनुभव रियल कभी हो ही नहीं सकता। तो उससे मनुष्य के सोचने में, दुनिया को देखने के नज़रिए में, और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा या बदलाव हो सकता है। तो एआई का प्रभाव देखा जाए तो बाहर की जो सुख सुविधाएं, उनके अलावा भी नहीं, मानव की सोच पर असर डालेगा। सीधे रूप से नहीं डालेगा, लेकिन वह एक और टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर डालेगा। वो दूसरी टेक्नोलॉजी है रियलिटी, जिसको आप वर्चुअल वीआर या वर्चुअल रियलिटी, एआर, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान को इस दुनिया के वास्तविक अनुभव के अलावा एक आर्टिफिशियल अनुभव उनको दिया जाए। उसमें बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है उसमें भी अगर एआई का अभी उपयोग थोड़ा बहुत हो रहा होगा, और अगर इन फ्यूचर इसका उपयोग होगा तो एक आभासी दुनिया जीवित दुनिया की तरह अनुभव हो सकती है। तो मनुष्य की सोच में काफ़ी परिवर्तन होंगे इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के आने से। और टेक्नोलॉजी में ये बदलाव निरंतर होते रहेंगे और ये बहुत तीव्र गति से होंगे, इतने तेज होंगे कि आप एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, मतलब उसकी आपको जानकारी, उसके बाद तुरंत दूसरी टेक्नोलॉजी है, उसमें अपग्रेशन, ये जो अपग्रेड का ये जो सिलसिला ये जो चलता रहेगा, ये बहुत तेज गति से चलेगा। अब ये तो बात हो गई। अब एक दूसरा इसका पहलू है कि इसकी नैतिकता और अनैतिकता में कैसे नियंत्रित किया जाए इसको। ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ये कैसे नियंत्रित हो, या ये कह सकते हैं कि इसके नियंत्रित रहने की संभावना कितनी है। ये प्रश्न तब पैदा हुआ जब टेक्नोलॉजी, जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये मनुष्य को नुकसान पहुंचाने या मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करने, ऐसा कुछ नहीं कि ये मशीन मनुष्य के विपरीत या उनके अगेंस्ट कोई कार्य करे या कर सकती है, या वो किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकती है या वो करेगी। पर ध्यान रहे, ये एक प्रोग्राम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये डेटा के आधार पे काम करता है। इसका कोई खुद का कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है कि मैं अभी ये इसने मुझे ऐसा कहा, उसको दुख हो गया, मैं इसका ये करूं। ये चीज़ एक मशीन में
संभव नहीं है, लेकिन बनाई जा सकती है। अब आप कोई अगर एआई इंजीनियर इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट डाले कि कोई कुछ कहे तो वो रिएक्ट वैसे करे, तो वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि फीलिंग का जो मॉड्यूल है वो एआई में डाल दिया जाए, तो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन मशीन एक मशीन होती है, प्रोग्राम एक प्रोग्राम होता है। वो इंस्ट्रक्शन बेस व डेटा के आधार पे काम करता है। उसका खुद का न तो कोई स्वभाव होता है, न ही उसकी खुद की कोई इच्छा होती है, न ही वह कभी अनुभव करता है, न कभी कर सकता। और एक बात ध्यान रखें कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, वह कभी मशीन में नहीं आ सकती। मशीन की इतनी क्षमता ही नहीं कि वह चेतना को अपने बराबर ले जा सके या बराबर मान सके, या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी न तो कभी बनी है, न अभी बन रही है, और न कभी भविष्य में बनेगी जो चेतना के बराबरी हो, या जो चेतना या चेतनता के क्षमता के अधिक हो, या उसके बराबर हो या कम हो। मैं कहता हूँ कि ये कभी संभव ही नहीं होगा कि कोई भी एआई या कभी कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल या कोई भी एआई टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी चेतना की बराबरी कभी नहीं कर सकती। और उसकी बराबरी तो क्या, उसके जो उसका जो आरंभ है वहाँ तक भी वो नहीं जा सकती। चेतना एक अलग अलग है, चेतना आप स्वयं हो। और ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार, ये जो आप देख रहे हो, ये भी एक प्रकार का एआई समझ सकते हो आप। तो ये भी एक प्रकार की व्यवस्था है। जब वो भी व्यवस्था, जो प्राकृतिक की व्यवस्था है, वो भी जब चेतना की बराबरी नहीं कर सकी, तो ये जो वर्तमान में ये जो मशीनें बन रही, इनकी क्या संभावना कि ये चेतना की बराबरी करे। तो ऐसा विचार, ऐसा तथ्य आप कभी बनाना ही मत, या ऐसी कोई कल्पना ही मत करना कि मशीन लर्निंग एआई उसके बराबर हो सके। या चेतना के संदर्भ में कभी भी मशीन का कोई लेना देना नहीं है। मशीन एक अलग चीज़ है, चेतना एक अलग है। इन दोनों का मेल ही अनुभव है, पर ये मेल मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है, या टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्स के लिए पॉसिबल है, और यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी, उसका फील मशीन के बस की बात नहीं है। तो इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है एआई से, या इस एआई टेक्नोलॉजी से। और मशीन तो एक मशीन है, उससे इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बस उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट जो उसका हो रहा है, उस पर अगर गवर्नमेंट निगरानी रखे या उस पर नज़र रखे, तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी कभी मनुष्य को नुकसान अपने आप ही पहुंचा देगी। ऐसी संभावना बहुत कम है, जिसके बहुत कम चांस हैं। अब आपने कहीं सुना देखा होगा कि एआई ने अपने आप को ही जवाब दे दिया, या कोई ऐसा कार्य कर लिया जो मनुष्य कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एआई का जो एल्गोरिदम है वो इस प्रकार बना होगा कि वो चीज़ों को ह्यूमन के जो रिएक्शन है उसके बराबर वो रिएक्ट करे, या ऐसा मॉड्यूल जो ह्यूमन बिहेवियर पर कार्य करे, तो उससे संभव है। तो ये वैसे कर सकता है, जैसे कि एआई को ऐसे ट्रेन किया जाए कि आपको अगर कोई कोई ये ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं या कहे, तो आप इसका इस प्रकार से जवाब देना या ये करना। उसकी ट्रेनिंग जो होती है, उसका जो मॉड्यूल जो बनता है, उसकी जो स्ट्रक्चर जो उसका है, वही इस बात का जिम्मेदार होता है कि एआई टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है। वो निर्णय ले सकती है, एआई टेक्नोलॉजी मशीन स्वयं निर्णय ले सकती है, लेकिन वो डेटा के आधार पे लेगी, न कि वो अपनी उसकी कोई इच्छा होती है। आप इस बात को ध्यान में रखें। एक शब्द मैं इसमें अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इच्छा। इच्छा कौन करता है?
इच्छा किसकी होती है? ये एक इन डेप्थ टॉपिक है, इसको हम आगे आने वाले विस्तारित जो सत्र होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन मशीन की कभी कोई इच्छा नहीं होती, इस कारण वो अपने नियंत्रित दायरे में कार्य करे, ऐसी हम संभावना की कल्पना कर सकते हैं कि ये जो एआई है, मशीन लर्निंग है, ये मनुष्य के हित में कार्य करे और जो मानव इसे परिणाम चाहता है नैतिक और अच्छे कार्यों के लिए, वह परिणाम वह मशीन एआई टेक्नोलॉजी दे सके। और ऐसा पूरा इसका जो नियंत्रण है उस पर निगरानी रखी जाए और उसको मॉनिटर किया जाए और उसमें इन हाउस उसकी टेस्टिंग चले, तो इन परिणामों को रोका जा सकता है अगर संभावना हो ना। देखो, कल्पना कब होती है? जब कोई उसका वास्तविकता से या उसकी वास्तविकता जब तक सामने नहीं आती है तब तक सिर्फ कल्पना ही होती है। तो ऐसी कल्पना को रोका जा सकता है मॉनिटरिंग के द्वारा, और इसके विकास में या कह सकते हैं कि अगर नियंत्रित विकास हो उसका, तो इसकी संभावना बहुत कम की जा सकती है। इस सत्र को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और शेषों का जो मुख्य उद्देश्य है स्पष्ट करना, किसी तथ्य, टॉपिक, विषय को स्पष्ट करना रहता है, उसे समझाना या कोई निर्णय देना और या सिर्फ जानकारी देना, ये उद्देश्य शेषों का नहीं रहता है। तो आप इस सेशन को या इस परिचय के इस भाग को आप एक स्पष्टीकरण के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे जो चेतना के अनुभव और मूल विज्ञान की अवधारणा की बात तकनीकी क्षेत्र में प्रोफेशनल या उसमें अनुभव होने के आधार पर मैंने अपना अनुभव स्पष्ट किया है या साझा किया है। अब परिचय कड़ी का ये अंतिम पार्ट था या अंतिम भाग था, और शेषों में विषय को विस्तार देने का कार्य विशेष है, और परिचय कड़ी का जो उद्देश्य था वह शेषों की मूल अवधारणा का परिचय देना था, जिसमें हमने कुल 11 पार्ट या 11 भाग चुने थे, जिसमें सबसे पहला चेतना और दूसरा पदार्थ, समय का दूसरा पहलू स्थान, ब्लैक होल, ये रैंडम ले लिया था, इसकी आवश्यकता नहीं थी, और मानव समझ, और ऐसे कुछ भाग इसमें रहे। अच्छा, एक और भाग ऐड हुआ था, ये मैं कौन हूँ, या जो स्वयं की जो स्वयं की परिभाषा है। और एक इसमें पार्ट था अनंत, जो एंडलेस होता है, कि अनंत क्या होता है। तो इस भाग को भी हमने इसमें शामिल किया। लेकिन ऐसे और भी कई भाग जो छूट गए, जो रह गए, जो हमें इस परिचय कड़ी में शामिल करना था। तो विषय, टॉपिक इतने अधिक है कि हम उनको शामिल नहीं कर पा रहे। जो मूल सिद्धांत जो शेषों का था, जो
मूल टॉपिक थे उनका हमने चुनाव रैंडमली किया है, तो वो आप देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाके। और अगला जो इसका जो आने वाला जो समापन पार्ट है, जो परिचय का जो समापन भाग है, उसमें हम शेषों के बारे में अधिक विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं शेषों के अगले समापन भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।